So today we will discuss what is the basis of charge. You also call it as the incidence of the tax, scope of the total income. एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो चाहे वो स्कोप ऑफ द टोटल इनकम है, चाहे आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स है या बेस ऑफ चार्ज है, तो यहीं से डील करेंगे हम. स्कोप की व्हाट आर दोज इनकम्स विच आर द पार्ट ऑफ द टोटल इनकम. इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है जब नेचुरली आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी. तो इसलिए ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्कोप ऑफ द टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. So that's why the scope of the total income of an assessee is determined by his, her or its residential status. तो अभी तक हमने जो डिस्कशन करी थी उसमें हमने तीन तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करे. कुछ केसेस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट था और बाकी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट नाम बोलूं तो रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. जो मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंट का मतलब होता है रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. और यहाँ पे अगर मैं वर्ड क्या लगा दूंगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये बना दूंगा नॉन रेजिडेंट. अच्छा, डिस्कशन करने से पहले देखिए टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो है वो हाईएस्ट होती है. क्यों हाईएस्ट होती है? क्योंकि उसको दोनों इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, दोनों के ऊपर. जब दोनों इनकम्स उसकी टोटल इनकम का पार्ट होगी तो सिंपल सी बात है टैक्स भी ज्यादा होगा. रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट की अगर मैं टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करूं तो यहां पे भी यही टैक्स लाइबिलिटी, यहां पे भी ये टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं. तो ये एज कंपेयर टू रेजिडेंट इसकी जो टैक्स है वो कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि उसको इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ना है, जो भी इंडियन इनकम होगी. लेकिन अब इंडियन इनकम कैसे डिटरमाइन होगी वही तो आगे डिस्कशन करनी है. आप ये मत समझ लीजिए कि इंडिया में जो हुआ वही इंडियन इनकम मानी जाएगी. फॉरेन की कुछ एक स्पेसिफाइड केसेस हैं. अगर वो स्पेसिफाइड केसेस हैं तो इनकम का पार्ट बनेगी, अगर स्पेसिफाइड केसेस नहीं है तो इनकम का पार्ट नहीं बनेगी. तो सिंपल सी बात है कि फॉरेन की कुछ इनकम जो है वो टैक्सेबल होंगी, इंडियन सारी इनकम टैक्सेबल होगी, या जबकि यहां पे क्या है फॉरेन की सारी इनकम टैक्सेबल होंगी. तो इसका मतलब इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का सिर्फ क्या होगा? सिर्फ कुछ एक पार्ट होगा. जब पार्ट टैक्सेबल होगा तो सिंपल सी बात है कि इसकी जो टैक्स है एज कंपेयर टू रेजिडेंट थोड़ा कम होगा. दूसरी तरफ नॉन रेजिडेंट, दिस इज द प्रिविलेज की ये इन कंपैरिजन टू रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सबसे कम टैक्स ये पे करेगा. क्यों टैक्स पे करेगा? क्योंकि उसको सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है, फॉरेन इनकम के ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना है. तो यही चीजें आज हम प्रूव करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला फॉर्मेट जो है तैयार किया है, जबकि आपको बुक्स में ऐसी बातें नहीं होंगी. तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है कि आपको माइंड में कैसे रखना है कि कैसे जो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ द टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है. चलिए अब हम बात करते हैं जो कि एक्चुअल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व, और ये ऐसा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिसके ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल आता ही आता है. तो इनकम फॉर्म्स पार्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिसीट और एक्रूअल इन इंडिया वेदर एक्चुअल और डीम्ड. तो ये कई वर्ड्स आपके पास आ गए, इनकी एक एक वर्ड की हम डिस्कशन करेंगे. तो एक वर्ड आपके पास रिसीट आ गया, एक एक्रूअल वर्ड आ गया, एक एक्चुअल आ गया, एक डीम्ड वर्ड आ गया. तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. अब आपके पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसका मैं मेथड आपको बता रहा हूं. देखिए ये मैंने एक बनाया है पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम. वैसे तो आपको मिलेगा वहां पार्टिकुलर्स का मतलब क्या हुआ है वहां पे क्या हम ये जो कॉलम है ये पार्टिकुलर्स का कॉलम है. इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि किस टाइम पे जो है वो इनकम अक्रू हुई, अराइज हुई, रिसीव हुई, वट एवर इट इज. अक्रूवल इन इंडिया, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्रूवल. प्लेस क्योंकि अब आपको पता है मुझे डिटरमाइन करना है कि इंडियन है या फॉरेन इनकम, इसलिए आपको यहाँ पे प्लेस का भी पता होना चाहिए.
टाइम का क्यों हुआ है? क्योंकि टाइम में हमने प्रीवियस ईयर की बात करनी है, प्रोसीडिंग टू प्रीवियस ईयर नहीं होना चाहिए, ये बातें। उसी तरह से रिसीट ऑफ इनकम है, तो ये इसकी जो पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम है, एक तरह से ये वाली डिटेल्स आपको यहां नजर आएंगी, इसलिए मैंने इसको और डिस्क्राइब करने की कोशिश कर दी कि क्या क्या होगा पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम में। उसके बाद मेरे ये हुआ कि वेदर टैक्सेबल, किसके केस में टैक्सेबल होगा। तो पहला मेरा शॉर्ट में जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं रेजिडेंट, बट एक्चुअल में नाम क्या है रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दूसरा कौन होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो निक नेम था, जबकि इसका पूरा नाम है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और तीसरा हमारे पास क्या है नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, तो मैंने निक नेम अब आपको पता है, एक का रेजिडेंट, दूसरे का नॉट रेजिडेंट और तीसरे का नॉन रेजिडेंट। तो पहली इनकम आपके पास क्या आ रही है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। और सबसे पहले आपने देखना है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, तो दो वर्ड है जिसकी डिस्क्रिप्शन हम आपको बाद में करेंगे। पहले आप समझ लीजिए वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, आप इंडिया में अर्न हो या इंडिया से बाहर अर्न की हो। तो यहां सिंपल सी बात क्या होगी, अगर आपकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, या तो इंडिया में या उसको इंडिया में समझा जाएगा, चाहे वो अर्न आपने इंडिया से बाहर की है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपने ये देखना है कि अगर रिसीव्ड है, बाकी आपने आगे नहीं देखना है। अगर आपके पास ऐसी इनकम, इस कैटेगरी की इनकम जो है आपके पास फॉल करती है, तो वो किस केस में टैक्सेबल होगी। तो मैं आपको यही चीज प्रूव करूंगा। तो ये आ गई मेरे पास यस, या वाई भी लिख सकते हैं आप, यस एंड यस। यानी कि ऐसी इनकम चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट का है तो भी टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट का तो भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी। अब दूसरी बात आ जाती है, अब आपने क्या देखना, दूसरी वाली इनकम क्या होगा, जो आपका पार्ट पीछे था वो आगे आ जाएगा, जो आगे वाला पार्ट है वो वहां पीछे चला जाएगा। मैं आपको एक माइंड में कैसे रखना है उसकी बात बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। तो क्या हुआ जी, इनकम अर्नड। अब देखिए अर्नड यहां बाद में है, रिसीव पहले है, तो इनकम अर्नड जिसको हम क्या बोलते हैं एक्रूअल एंड अराइजल। इनकम अर्नड इज डीम और डीम टू बी अर्नड, या तो अर्न हो या डीम टू बी अर्न हो, जिसको हम अक्रूअल और अराइजल भी बोलते हैं, इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये देखिए टाइम आ गया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, ये देखिए ये पहले वाला पार्ट था, अब ये पीछे चला गया। तो अब क्या है कि अगर या तो इनकम इंडिया में रिसीव है या डीम टू बी अर्न इंडिया में है, लेकिन रिसीव चाहे इंडिया में करो चाहे बाहर करो, जहां मर्जी करो, तो अब आपने अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी इनकम भी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी, नॉट नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों जो है आपस में स्वैप हो जाएंगे। ये वाली जो पहले थी वो जो फर्स्ट है वो सेकंड बन जाएगी, सेकंड है वो फर्स्ट बन जाएगी। अब आ जाइए, अब आप देखिए यहां पे क्या है, अब मैं अगर आपको सिंप्लीफाई करूं, इनकम चाहे इंडिया में रिसीव हुई हो या इनकम चाहे इंडिया में अर्न हुई हो, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हुई तो तीनों के केस में क्या हो जाएगी, यस यस यस। तो समझ लिए कि ये दोनों इनकम्स क्या है, इंडियन इनकम है, क्योंकि या तो रिसीव इंडिया में होनी चाहिए या अर्न इंडिया में होनी चाहिए। तीसरा आ जाइएगा, इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, ये देखो, और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब क्या हुआ, अर्न भी इंडिया के बाहर हुई और रिसीव भी कहां हुई, बाहर हुई। लेकिन अब यहां पे आपने ध्यान रखना किस सोर्स क्या है, बिजनेस, लेकिन बिजनेस भी कौन सा, जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो। अब मैंने कल आपको बताया था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो कोई बात नहीं, हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ जी, इनकम अर्न भी आउटसाइड इंडिया हुई, इनकम रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई, लेकिन उसके बाद सोर्स कौन सा हुआ, बिजनेस सोर्स। अगर बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में भी कहां से होना चाहिए, कंट्रोल। अगर मान लीजिए कि कंट्रोल इंडिया से नहीं है तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। तो ऐसी अगर आपके पास, तो बस इसी के ऊपर फोकस करना है आपने, बिजनेस कंट्रोल। ये क्या होता है बिजनेस कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये हम आपको डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर ऐसी इनकम है तो ये यस और ये आपके पास नो आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि ये रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, नॉट रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट है ये भी इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया। ये भी देखिए आउटसाइड इंडिया, ये भी आउटसाइड इंडिया है। एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देखो ये भी आउटसाइड इंडिया है, इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अब क्या हुआ जी, बिजनेस जो कि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, सिर्फ ये वाली लेनी है, बाकी किसी अदर सोर्स से, अगर मान लो बिजनेस की इनकम भी है लेकिन इंडिया से कंट्रोल नहीं है, तो भी कहां फॉल करेगी, यहां करेगी। तो कौन सा सोर्स आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स। तो यहां सिर्फ बिजनेस की इनकम और बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और बाकी की जितनी भी इनकम्स हैं वो कहां फॉल कर जाएगी, एनी अदर सोर्स में। अगर आपकी कोई भी इनकम इस कैटेगरी में फॉल कर रही है तो वो रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी। अब मैंने यहां प्रीवियस ईयर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इसका लिंक नीचे वाले कैटेगरी से। नाउ इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड received outside India during the year preceding the previous year and remitted to India during the previous year। बहुत टेक्निकल बात कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसी इनकम जो अर्न भी बाहर की, रिसीव भी बाहर करी, लेकिन कब करी आपने, प्रीवियस ईयर से पिछले सालों में। अब पिछले सालों में, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अब इस प्रीवियस ईयर में उसको इंडिया ले आए, ठीक है जी। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बोल देता हूं, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम्स, जो कि बाहर की थी। जनरली हम इसको बोलते हैं पास्ट अनटैक्स, का मतलब इनकम अर्न भी आउटसाइड इंडिया करी, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया करी, लेकिन कब करी, प्रीवियस ईयर को छोड़ करके पिछले सालों में, और उनके ऊपर उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, लेकिन इस साल जो है आप कहां ले आए, इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ले आए, उसको बोलते हैं हम पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। अगर आपके पास ऐसी इनकम है, ना तो रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, ना तो वो नॉट रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, और ना ही नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आप क्या करना है, कि जब से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करिए, या आप इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको इसको मेमोराइज करने का एक फार्मूला बताता हूं। देखिए, यहां से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये लो, ये कर दी मैंने लाइन ड्रॉ, ठीक है, हो गया जी याद। क्या हुआ, पहला यस यस यस, दूसरा यस यस यस, उसके बाद क्या करना आपने, एक एक कम करना शुरू कर देना। देखो, एक कम हो गया, फिर दो कम हो गए, और फिर ये तीन कम हो गए। बोलो जी, याद हो गया, हो गया। तो अब आपके पास क्या करना, आपने जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना, पहले ये वाली इनकम लिखनी है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है जी। आपने हेडिंग दे दिया ऊपर। अब आप क्या करोगे, अब देखो यस यस कितनी बार है, ए 1 2 3 4, तो आपने क्या करना, बस यहां पे इसको ए देता हूं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों इनकम्स आपने यहां लिख देनी है। अब आगे आपके पास नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का आपने हेडिंग देना, रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट। अब देखना जरा, इसमें यस कितनी बार है, 3 बार, तो आपने क्या करना, 1 2 3, यही इनकम आपने दोबारा यहां उठा लेनी। उसके बाद आपके पास सी आ जाता है, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में कितने, सिर्फ 2 ही हैं, तो आपने 1 एंड 2 वाली इनकम को दोबारा से यहां लिख देना है। लो जी, आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व हो गया। अब जो मैंने बात आपसे करी थी उसको मैं अब आपसे यहां पे प्रूव करके बताऊंगा। अब आपका कहा कि यहां पे मेरा आ जाता है कि जी टैक्स इंसिडेंस in case of resident, अगर आपको बोला जाए कि जी रेजिडेंट के केस में, जिसको कि हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, अब बताना जी मुझे, रेजिडेंट के केस में है, ये कौन सी इनकम है जी, इंडियन। ये कौन सी इनकम है जी, इंडियन। ये कौन सी इनकम है, फॉरेन। ये कौन सी इनकम है, फॉरेन। अब बताओ,
दो इंडियन है, दो फॉरेन है, क्या हुआ? इंडियन भी और इंडियन प्लस फॉरेन। जस्ट आपको बता रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ जी? चार कैटेगरीज। जस्ट आपको बता रहा हूं, ये आपने वहां पेपर में नहीं पर दिमाग में बिठाने के लिए कह दिया। अब आप बताओ, यही बोला था मैंने, हाईएस्ट है। क्यों है? क्योंकि उसको इंडियन और फॉरेन इनकम दोनों के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, अब उसके बाद टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या हुआ जी? इंडियन इनकम प्लस फॉरेन वाली कौन सी? बिजनेस की इनकम, लेकिन वो भी बिजनेस कौन सा? विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो बताओ, एनी अदर सोर्स की चली गई? तो बताओ 1 2 3। तो क्या हुआ? इंडियन इनकम, फॉरेन की कौन सी? स्पेसिफाइड केस। स्पेसिफाइड केस कौन सा हुआ? बिजनेस। और बिजनेस में भी कौन सा हुआ? जो भी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होगा। डिस्कशन बताऊंगा मैं आपको, सारी एक एक बात बताऊंगा आपको। उसके बाद आ जाइए टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब बताओ जरा, नॉन रेजिडेंट में सिर्फ कितनी इनकम बच गई? 2 1 2। तो क्या हुआ? सिर्फ इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम है कोई? नहीं जी, फॉरेन इनकम नील है, प्लस नील है। तो अब बताओ मुझे कि मैंने ये कहा था आपको कि टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि उसने इंडियन और फॉरेन इनकम दोनों के ऊपर टैक्स देना होता है। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रेजिडेंट बट नॉट और रेजिडेंट इज लोअर एज कंपेयर टू रेजिडेंट, क्योंकि अब उसके पास 3 इनकम बच गई। जो फॉरेन की सिर्फ बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम जो है उसी को इंक्लूड किया जाएगा, बाकी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं होगी। ये देखिए, ये इंडियन इनकम है, लेकिन ये वाली 3 इनकम फॉरेन इनकम्स हैं जिसको कि टैक्सेबल नहीं होगा। और ये आपके पास सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 आ जाता है, और ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 आपके पास आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ जी कि रेजिडेंट के केस में जब ये सारी इनकम्स, 4 इनकम्स टोटल इनकम का पार्ट होगी तो टैक्स लाइबिलिटी भी ज्यादा होगी। जब यहां पे सिर्फ 3 इनकम होगी तो टैक्स लाइबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। उसी तरह से यहां पे सिर्फ 2 इनकम्स हैं, जो इन कंपैरिजन टू अदर इट इज अ प्रिविलेज ऑफ द नॉन रेजिडेंट दैट ही हैज टू पे द लेसर इनकम टैक्स on the total income, because in case of the total income only the income which is earned and received in India is to be taxable and other incomes are to be excluded from that. तो अब हम क्या करेंगे कि आपको एक एक जो जितने भी ये टर्म्स हैं आपके पास वो आपको बताएंगे, जिसमें कि जो पहला हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बोलेंगे मीनिंग ऑफ। अब देखिए आपके पास कौन कौन सी टर्म आ गई? मीनिंग ऑफ रिसीट, ये देखो रिसीट। उसके बाद एक वर्ड हमने यूज किया एक्रूअल, फिर हम ये एक्रूअल आ गया। फिर उसके बाद एक वर्ड आ गया हमारे पास अराइजल, एक्रूअल एंड अराइजल। ये सारे मतलब क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, तभी आपको ये बातें समझ आएंगी। पहले तो बस आपको ये एक ओवरव्यू दिया हमने कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने देखना कि ये पहली कैटेगरी में फॉल कर रही है, दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रही है, तीसरी कैटेगरी में फॉल कर रही है, फोर्थ कैटेगरी में फॉल कर रही है, फिफ्थ कैटेगरी में फॉल कर रही है। और फिफ्थ में है तो कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अब मैं दोबारा से एक बार फिर रिवीजन आपको कर दूं। फर्स्ट टाइप ऑफ द इनकम वो इनकम होती है जो कि इंडिया में रिसीव की होती है। दूसरी इनकम होती है इंडिया में रिसीव हुई होनी चाहिए, चाहे अर्न जहां मर्जी हो। यहां पे इंडिया में अर्न होनी चाहिए, रिसीव जहां मर्जी हो। तीसरी इनकम आपके पास आ जाती है इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो बिजनेस की इनकम है वो किससे है? बिजनेस, और बिजनेस भी कौन सा? जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। ये बातें हम डिस्कस करेंगे। और चौथी इनकम होती है इनकम अर्न एंड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। और उसके बाद पांचवी इनकम होती है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, जो कि फॉरेन में है, लेकिन फॉरेन में पिछले सालों में उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया और अब इस साल जो है आप उसको प्रीवियस ईयर में ले आए और उसके ऊपर टैक्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लाइन आपको बता रही है कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है और कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हम अब आगे की जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे मीनिंग ऑफ रिसीट, एक्रूअल एंड अराइजल। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीम टू बी रिसीट बेसिस, ये डीम टू बी एक्रूअल और अराइजल क्या चीज होती है, ये और इनकी जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या चीज होती है,
ये फॉरेन की इनकम जो है उसका बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर जब डिटेल डिस्कशन हो जाएगी तब जाकर के आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ द इनकम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जिसके बेस के ऊपर आप न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज टू बी कॉल्ड हियर एज द व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इसको हम स्कोप ऑफ इनकम बोलते हैं और इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर और इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस। मीनिंग ऑफ रिसीट, एक्रूअल एंड अराइजल। So the charge on receipt basis, section 5 subsection 1A and section 5 subsection 2A, receipt in India is determined on the basis of the following principles. And what are those principles we will discuss. First is that receipt to be in India. Receipt by assessee will also include receipt by the agent of the assessee. By the agent of the assessee. Now for example, agent of the assessee, it means या तो assessee रिसीव करे या उसका अगर एजेंट भी इंडिया में रिसीव कर ले तो उसको भी रिसीट टू बी इन इंडिया माना जाएगा। जैसे मान लीजिए सैलरी बाई एम्प्लॉय, पहले क्या होता था कि कैश बेसिस के ऊपर कैश दे दिया जाता था और हार्ड कैश दिया जाता था एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो दैट इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आरटीजीएस कर दिया गया, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, तो अब वो जो पैसा है वो आपके बिहाफ के ऊपर कौन रिसीव कर रहा है? बैंक कर रहा है ना। अगर बैंक रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे बैंक आपके बिहाफ के ऊपर क्या बना गया? एजेंट बना ना। अगर एजेंट बना और वो बैंक अगर मान लीजिए इंडिया में है तो हम ये बोलेंगे दिस इज द रिसीट इन इंडिया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एसएससी या उसका एजेंट के द्वारा रिसीव किया जाए तो भी उसको क्या माना जाएगा? रिसीट टू बी इन इंडिया माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जैसे सेल ऑफ गुड्स है। अब सेल ऑफ गुड्स के केस में क्या हो रहा है? अब जैसे ही मान लीजिए कि सेल प्रोसीड होती है, ठीक है जी, सेल प्रोसीड हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय द सेलर। अब जब सेल प्रोसीड सेलर के द्वारा रिसीव की जाएगी तो उसमें क्या इंक्लूड है जी? उसमें है प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज एम्बेडेड विद दैट। अगर प्रॉफिट इंक्लूड है सेल प्रोसीड्स में तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। तो जब इनकम मानी जाएगी तो उस केस में भी क्या होगा? अगर ये रिसीव इंडिया में है, एसएससी के द्वारा खुद रिसीव की जा रही है, या उसका कोई एजेंट अगर एसएससी के बिहाफ के ऊपर भी उस सेल प्रोसीड को रिसीव करता है तो भी उसको क्या माना जाएगा? रिसीट टू बी इन इंडिया माना जाएगा। बस यही पॉइंट्स हैं जो आपने न्यूमेरिकल में देखने होते हैं कि ये है कि नहीं है। उसके बाद रिसीट टू बी एन इनकम। अब हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि थर्ड पार्टी से आती है। इनकम कैन ओनली बी रिसीव्ड वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग आइटम। रिसीव्ड वंस। अब वंस का मतलब क्या हुआ? वंस का मतलब है कि ये रेमिटेंस नहीं होनी चाहिए। वंस का मतलब यहां पे कि रेमिटेंस ऑफ मनी नहीं होना चाहिए। रेमिटेंस ऑफ मनी वो क्या होता है? वी विल डिस्कस। Received once, charge on receipt basis will be attracted if income is received as income for the first time. Subsequent dealing cannot be received as income by the same person. तो फर्स्ट टाइम होना चाहिए और सब्सिक्वेंट डीलिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये सबसे टेक्निकल बात है जिसको कि अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी। अब तो आप जानते हैं नॉन रेजिडेंट के द्वारा इफ द इनकम इज पर्सनली रिसीव्स एनी इनकम इन इंडिया, तब तो हम मानेंगे कि ये इनकम है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे अगर वो थ्रू एजेंट लेता है, अब थ्रू एजेंट होगा तो वो क्या होगा? सब्सिक्वेंट। तो पहले तो क्वेश्चन राइज होगा कि हु इज एजेंट? हु इज एन एजेंट यहां पे। अब अगर एजेंट भी आपको उसका नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी, खुद भी नॉन रेजिडेंट और उसका एजेंट भी नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में ये इनकम जो वो नो मान ली जाएगी।
मेरा बोलने का मतलब है कि पहले जो रिसीव कर रहा है, आफ्टर फर्स्ट रिसीट, रेमिटेंस ऑफ मनी का मतलब होता है कि पहले वो रिसीव कर लेगा फिर वो वहां से भेजेगा, उसको बोलते हैं। अब जब मैं आपको इसको इंस्टांस के साथ डिस्कस करता हूं, नॉन रेजिडेंट है, मान लीजिए वो यूएसए में है और उसने नॉन रेजिडेंट की जो सैलरी है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिका का चार्टर्ड बैंक है, वहां डिपॉजिट कर दी और अब उसके बाद आप इंडिया ला रहे हैं, तो क्या हुआ, फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर कहां रिसीव हुई, वो यूएसए में हुई। अगर यूएसए में हुई तो हम इसको रिसीट इन इंडिया नहीं मानेंगे। अब और ले लीजिएगा, ये नॉन रेजिडेंट है और ये एक यूएसए है, उसने क्या किया, वहां से सीधा चेक भेज दिया, चेक इन इंडिया, या क्रेडिटेड एट, चलो एट चंडीगढ़ बैंक, चंडीगढ़ बैंक में उसने उसको डिपॉजिट कर दिया। अब नॉन रेजिडेंट है, यूएसए का है, चेक उसको मिल गया या उसके सीधे वहां से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पे, चंडीगढ़ में। तो क्या हुआ जी, ये फर्स्ट इंस्टांस हुआ। अगर ये फर्स्ट इंस्टांस है तो उस केस में ये वाली जो इनकम है वो रिसीव्ड इन इंडिया मान लीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट ए रेमिटेंस, दिस इज नॉट ए रिसीट। लो जी एक और ले लेते हैं, ये है नॉन रेजिडेंट और ये है यूएसए। यूएसए में सबसे पहले क्या करते हैं वो कि यूएसए के बैंक में रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद फिर वहां से ट्रांसफर कर देते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। अब क्या होगा, अब नेचुरली क्या होगा, नो होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर कहां रिसीव किया उसने, यूएसए में, और फिर उसके बाद कहां ट्रांसफर कर दिया, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में किया तो दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। तभी हमने क्या कहा, इनकम इज रिसीव्ड एज इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंटली डीलिंग कैन नॉट बी रिसीव्ड एज इनकम बाय द सेम पर्सन। ठीक है जी, अब क्लियर है आपके पास। हाँ अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूं, ये नॉन रेजिडेंट है, उसके पास नॉन रेजिडेंट है और वो यूएसए में रह रहा है, लेकिन उसके पास एक अकाउंट है कहां पे, चंडीगढ़ में, और वहां से वो सीधे पैसे चंडीगढ़ में डाल रहा है, तो नेचुरली उसको क्या बोलेंगे, इनकम। अब तो मेरे को लगता है जी क्लियर हो गया होगा, इन एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इंस्टांस क्या होता है और रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर देखना है आपने रिसीव हुआ या नहीं हुआ, रिसीव टू बी एज इनकम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है रिसीट में बी इन मनी और मनी इज वर्थ। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ, आप देखिए, रिसीट क्या क्या हो सकती है भाई, कैश भी हो सकती है, ठीक है जी, काइंड भी हो सकती है, ओके, क्वाइंस भी हो सकते हैं, करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। यही बातें आपको न्यूमेरिकल में तंग करेंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, अभी मैंने यूज किया, आपको चेक भी हो सकता है, सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी होती हैं। तो ये ऑल आर ट्रीटेड एज इनकम। तो रिसीट का मतलब सिर्फ यहां पे मियर पेपर रिसीट नहीं है, दिस इज नॉट पेपर रिसीट या चेक रिसीव्ड, बट अब देखिए, चेक रिसीव्ड बट एनकैश्ड आउटसाइड इंडिया, ये तभी होगा इफ ओनली इफ द प्रॉफिट इज एम्बेडेड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तभी होगा। तो इसलिए इसका मतलब रिसीट में भी मनी और मनी इज वर्थ, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर रिसीट या करेंसी सिर्फ रिसीव करना ही इनकम नहीं माना जाता। अच्छा, रिसीट मीन्स नेट रिसीट। नेट रिसीट का मतलब है यहां पे कि जो आपने एक ग्रॉस रिसीट ली, उस ग्रॉस रिसीट में से अगर आपकी कुछ डिडक्शंस हैं जो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, तो उन डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो इंडिया में आपने रिसीव करी, तो उसी को हम नेट रिसीट ही इनकम मानेंगे। अच्छा, अब आता है डेट ऑफ रिसीट। अब डेट ऑफ रिसीट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर की बात है। तो डेट ऑफ रिसीट का मतलब क्या है, इट इज द डेट ऑन विच इनकम is actually paid to
the assessee or his agent मतलब अगर काइंड में है तो टाइटल ऑफ द इनकम जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। कब होना चाहिए? देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम यूज करते हैं ना। जब मर्केंटाइल सिस्टम यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए, डेट ऑफ एंट्री, बुक्स में किस डेट को एंट्री पास करी गई उस दिन मान लिया जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस बताता हूं। मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट के द्वारा गुड्स डिस्पैच की गई वैल्यू पेड पार्सल के थ्रू। पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम होती है, आप बच्चों को शायद आजकल पता नहीं होगा, लेकिन पार्सल होता है ये भी। अच्छा, अब क्या हुआ कि वहां से ये 28 मार्च को डिस्पैच कर दिया गया, मान लीजिए अमेरिका से, और यहां पे इंडिया में वो 30 मार्च को रिसीव कर लिया गया। रिसीव करने के बाद अब वो जाकर के 2 अप्रैल को आपको दिया गया। अब आप बोलेंगे 2 अप्रैल को आपको दे दिया गया तो इसका मतलब ये नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जाएगा? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो वीपीपी का पार्सल है आपके बिहाफ के ऊपर, जो वहां का जो पोस्टमैन है या पोस्ट ऑफिस है, उसने पोस्ट ऑफिस ने आपके बिहाफ के ऊपर 31 मार्च से पहले उसको रिसीव कर लिया है और आपको डिलीवरी बाद में दी है। इसलिए यहां पे जो डेट ऑफ रिसीट है वो कौन सी मानी जाएगी? 30 मार्च मानी जाएगी। बस ये छोटी छोटी बातें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पे माइंड में रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो आ गया जी आपका रिसीट। अब चलते हैं डीम्ड रिसीट बेसिस। ठीक है जी, था ना वर्ड वहां पे, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये क्या होता है डीम्ड टू रिसीट बेसिस? देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इनकम एक्चुअली नॉट रिसीव्ड, आपके द्वारा रिसीव नहीं की है, लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है नहीं 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 आपके द्वारा रिसीव की गई है। तो देखो भैया हम लॉ के आगे तो नहीं, तो लॉ जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से अमाउंट्स हैं जो कि आप एक्चुअली रिसीव नहीं करते, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं नहीं भाई ये आपकी ही इनकम है। तो जब आपकी इनकम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीम्ड रिसीट बेसिस बोलते हैं। अब जैसे इसके अगर आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं या इनकम्स बताऊं, वो है ऑल सम्स डिडक्टेड by way of taxes at the source। आपको याद होगा मैंने पीछे लेक्चर में टीडीएस बताया था। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए इनकम है, लेकिन उसमें से आप 500 रुपया जो है वो टैक्स कटवा रहे हैं और 9,500 आपके। आप बोलते हैं मैंने तो रिसीव 9,500 है तो 500 के ऊपर मैं टैक्स क्यों दूं? नहीं, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये जो है 500 रुपीज जो भी सम्स आपने डिडक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस एट द सोर्स होते हैं वो भी आपकी ही इनकम माने जाते हैं। ये लॉ बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत टेक्निकल है क्योंकि जब आप सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। एनुअल इंक्रीज लिख देता हूं, एनुअल एक्रिएशन या इंक्रीज इन previous year to the balance of credit of any employee participating in case of recognized provident fund, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए मैं इसको सीधा यहां लिख देता हूं, लेकिन अभी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैं लिख देता हूं, वो क्या कहता है, वो है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है इन एक्सेस ऑफ 12% है ऑफ इंप्लॉइज सैलरी, एक ये, और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट
कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 9.5%। आपने दो रेट ये जो है हमेशा ध्यान रखना, 12% और 9.5, 12%, और ये है आपका 9.5%। इससे ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे सैलरी से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ये, तो अभी रहने दीजिए, क्यों आपको परेशान करना है, बस अभी आप इसको लिख लीजिएगा, आगे बात बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये कई बार आपको छोटा सा नोट आता है ट्रांसफर बैलेंस, ये भी अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को जब हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करते हैं तो उसका जो सारा मनी है वो भी आरपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। जब आरपीएफ में ट्रांसफर होता है तो उसकी कंडीशन लगती है, और कंडीशन लगने के बाद जो अमाउंट एक्सेस हो जाता है उसको हम ट्रांसफर्ड बैलेंस कहते हैं। ये भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स। ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स कौन सी हुई? ऐसी इनकम्स जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रखी हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है कि ये आई कहां से। ठीक है जी, अगर आई कहां से है तो वो वाली इनकम भी आपकी ही इनकम मानी जाएगी, इसलिए बोलते हैं हम इसको डीम टू बी रिसीट बेसिस। तो जी रिसीट भी हो गया, डीम टू बी रिसीट भी हो गया। अब चलते हैं हम अक्रूअल एंड अराइजल, और फिर है डीम टू बी अक्रूअल एंड अराइजल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आई होता है एक्रू क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ, जिसको बोलते हैं ना इंक्रीमेंट। मैं आप इसको आप सिंप्लीफाई और करने की कोशिश करता हूं। ये होता है जब पर्सन ऑब्टेन्स द राइट टू रिसीव दो not actually received, दो actually not received। आपके पास राइट तो आ गया, चाहे आपने उसको एक्चुअल में रिसीव नहीं किया है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्रूअल बोलेंगे। अच्छा, अब अराइजल क्या चीज होती है? अराइजल होती है कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस या कमिंग इनटू नोटिस। जैसे अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने सपोज कीजिए कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स की, कहां पे की? इंडिया में की। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने परचेज करके सेल करी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रूअल एंड अराइजल इन इंडिया। तो कमिंग इनटू एग्जिट, नेचुरली जब सेल होगी तो उसमें प्रॉफिट एम्बेडेड है, जब प्रॉफिट एम्बेडेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसीव इन इंडिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं ये वाला एग्जांपल आपके साथ ले रहा हूं तो सिंपल सी बात आप करिए कि इनकम इज अराइजेज व्हेन इट इज अराइजेज का मतलब है व्हेन इट इज shown in बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब आपने पढ़ा हुआ है, कब इसको माना जाएगा? जब गुड्स को ट्रांसफर किया, पैसा आया, तो जब कैश बेस के ऊपर सिस्टम फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा? मर्केंटाइल। और इंडिया में हम कौन सा फॉलो करते हैं? मर्केंटाइल। जब मर्केंटाइल है तो हम क्या करते हैं? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा? कैश होगा तो कैश बेसिस के ऊपर, अगर उधार बेचा होगा तो डेटर्स आ जाएंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे जी? अराइजल। तो अराइजल का मतलब है कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जब आपके नोटिस में ये बात आती है। एक्रूअल का मतलब नेचुरल ग्रोथ, जो इंक्रीमेंट है। अच्छा, अब इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एक्रूअल एंड अराइजल है? अब देखिए, जैसे पर्सन टू हुम इनकम हैज एक्रूड और अराइज्ड, तो सबसे पहले तो आपने देखना कि क्या जो पर्सन है वो असेसी है, और असेसी है तो उसकी इनकम में ये एक्रू और अराइज हो रहा है, ये नहीं है। उसके बाद आपने देखना है टाइम ऑफ एक्रूअल एंड अराइजल, क्योंकि टाइम क्या है आपका? नेचुरली क्योंकि आपने क्या लेना है? प्रीवियस ईयर, उससे पीछे का प्रीवियस ईयर। फिर आपने देखना है कि प्लेस ऑफ एक्रूअल, एक और प्लेस टाइम, हाँ यहां लिख लेता हूं, फोर्थ पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर प्लेस ऑफ एक्रूअल एंड अराइजल।
अब देखिए अर्नड इन इंडिया का मतलब क्या हुआ, ये अर्नड इन इंडिया। अर्नड इन इंडिया का मतलब है एक्रू या अराइज, एक्रू और अराइज इन इंडिया। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं मैन्युफैक्चर फॉरेन कंपनी में कर रहा हूं, फॉरेन में, ठीक है जी, कोई फॉरेन कंपनी, लेकिन उसको बेच हम कहां कर रहे हैं, सोल्ड इन इंडिया। अगर सोल्ड इन इंडिया करेंगे तो क्या होगा, अब मान लीजिए कि चाय है, चाय मान लीजिए कि वो फॉरेन कंट्री में है लेकिन उसको सेल यहां पे किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे जी, उसको हम स्प्लिट कर देंगे। क्या स्प्लिट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सेल के बीच में। अब मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड इंडिया है लेकिन मर्चेंटिंग कहां है, इंडिया में है, तो सिर्फ जो मर्चेंटिंग या सेल जो इंडिया में हुई है उसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ एक्रूअल एंड अराइजल इन इंडिया, बाकी दूसरी तरफ जाएगा। उसके बाद है सोर्स ऑफ एक्रूअल एंड अराइजेस इंडिया। देखो सिंपल सी बात है, सोर्स के केस में तो मैं सीधा ही है कि अगर सोर्स जो है वो इंडिया में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एट्रीब्यूटेबल टू सैलरी है, बिजनेस और एनी अदर सोर्स है, तो समझ लीजिए कि दिस इज एक्रूअल एंड अराइज इन इंडिया। तो ये भी हो गया जी हमारे पास एक्रूअल एंड अराइजल बेसिस। अच्छा, अब हम मूव करते हैं चार्ज ऑन डीम्ड एक्रूअल एंड अराइजल बेसिस। तो वहां भी हमने कहा एक्रूअल एंड अराइज और डीम्ड टू बी एक्रूअल एंड अराइज इन इंडिया। देखिए डीम्ड एक्रूअल एंड अराइजल बेसिस सेक्शन 9 के ऊपर है कि द चार्ज इज एन इनकम इज ऑन इनकम विच एक्चुअली एक्रूज टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। ये देखिए आउटसाइड इंडिया, बट विच इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। देखिए एक्चुअल में एक्रू तो बाहर हो रही है लेकिन उसको कहां माना जा रहा है, इंडिया में माना जा रहा है। वो कैसे है वो बात करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए बिजनेस कनेक्शन। आपके कई बार माइंड में क्या होता है, क्योंकि वहां होता है बिजनेस इनकम, तो इसको बिजनेस और बिजनेस कनेक्शन का दोनों में डिफरेंस है। बिजनेस को बिजनेस कनेक्शन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। तो फिर आज चलिए बिजनेस कनेक्शन की बात है। बिजनेस कनेक्शन का मतलब है इट इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है और वो कहां किया जा रहा है, आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है। ये देखिए ये कोई बिजनेस है और ये आउटसाइड इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है जी, और वो कौन है, ये नॉन रेजिडेंट है, और वो इससे उस बिजनेस से क्या कर रहा है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन उसमें कुछ एक्टिविटी इंडिया में भी हो रही है, चाहे वो प्रोडक्ट वहां से आ रहा है या कोई प्रोसेस आ रहा है, और कुछ एक्टिविटी इंडिया से हो रही है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब बताइए जो इंडिया में एक्टिविटी हुई और इस नॉन रेजिडेंट के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया गया, उसमें से कुछ एक इंस्टांस की अर्निंग जो है वो इंडिया से गई कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कनेक्शन। नॉन रेजिडेंट का इंडिया के साथ बिजनेस कनेक्शन है, तो बिजनेस नहीं बिजनेस कनेक्शन। तभी हम बोले कि सच एक्टिविटी इन इंडिया विच कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली इन द अर्निंग ऑफ दैट प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि यहां पे 100 रुपए का प्रॉफिट उसने अर्न किया, 90% एक्टिविटी उसने यहां करी लेकिन 10% एक्टिविटी यहां पे करी, तो क्या हो गया, 10% एक्टिविटी जो इसने की उसने कंट्रीब्यूट किया इसमें 100 रुपए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। जैसे पहला आपको बता देता हूं, मेंटेनिंग ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, ठीक है जी, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। ब्रांच ऑफिस इन इंडिया किस लिए किया, परचेज और सेल ऑफ गुड्स और कैरी ऑन एनी अदर एक्टिविटी, ठीक है जी। तो ये भी क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। दूसरा आपके पास मैं आपको बता देता हूं कि सेटिंग अप फैक्ट्री इन इंडिया, फैक्ट्री इन इंडिया। अब क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, सो एज टू प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम लोकल रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट। अब मैंने फैक्ट्री यहां बना दी, अब जो फैक्ट्री है वो इंडिया में है और इंडिया में मान लीजिए कि वहां पे आपके पास लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उससे प्रोसेस करके उसने और फिर कहां ले गया, वो फॉरेन में ले गया। तो बताइए कंट्रीब्यूट हुआ कि नहीं, तो ये भी क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन। तीसरी आपके पास है एस्टेब्लिशिंग सब्सिडरी कंपनीज। अब
सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो अपना बिजनेस को जो एक्सपेंड करती है तो डिफरेंट कंट्रीज में अपनी उसने सब्सिडरी कंपनीज खोली होती हैं, और उन सब्सिडरी कंपनी के थ्रू जो है वो बिजनेस कर रहा हो, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कनेक्शन बोलेंगे। फोर्थ आपको मैं आपको बता देता हूं कि अपॉइंटिंग एजेंट इन इंडिया फॉर सिस्टमेटिक एंड रेगुलर परचेज ऑफ एनी गुड्स। एजेंट किस लिए बना दिए कि भाई आप सिस्टमेटिकली रेगुलरली क्या करते रहिएगा, गुड्स को या तो परचेज करते रहिएगा या सेल करते रहिएगा। अगर इंडिया में है तो उसको वहां भेज दीजिएगा, अगर वहां से बनती है तो इंडिया में उसको सेल कर दीजिएगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे जी, बिजनेस कनेक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, तो आपने बिजनेस को बिजनेस कनेक्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि थर्ड कैटेगरी की जो इनकम हमने जब वहां डिस्कस करी थी तो वहां पे हमने लिखा था द इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कनेक्शंस इन इंडिया। तो बिजनेस कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाओ इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, तो डीम टू एक्रूअल एंड अराइजल पे चल रहे थे। अब देखिए इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहां प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये बात है। प्रॉपर्टी का मतलब है यहां पे टेंजिबल प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज टेंजिबल प्रॉपर्टी। चाहे वो आपके पास मूवेबल है या मूवेबल और इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब जैसे मान लीजिए कि इनकम बाय वे ऑफ हायरिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और फर्नीचर मशीनरी, जो कहां पे है, ये क्या होनी चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए, लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, पेबल आउटसाइड इंडिया। सोर्स कहां आ गया जी, क्योंकि सिचुएटेड कहां है, इंडिया में, इसलिए डीम टू एक्रूअल एंड अराइज कहां हो गया, इंडिया में हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। इनकम थ्रू और फ्रॉम एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अब यहां पे अपना जो एसेट का मतलब है यहां पे फ्रॉम एसेट और सोर्स ऑफ इनकम, ये है आपके पास इंटेंजिबल राइट्स, इंटेंजिबल राइट्स की बात की गई है। अब इंटेंजिबल राइट्स का मतलब इंटेंजिबल राइट्स है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, डिविडेंड है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, जो कि एक्चुअली पेबल कहां हो रहे हैं, पेबल आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया। लेकिन सोर्स कहां है, राइट कहां है, कहां पे है, वो इंडिया में है। तो इसलिए इनकम थ्रू और फ्रॉम एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, चाहे उसको बाहर रिसीव किया गया तो भी हम उसको क्या मानेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज्ड इन इंडिया। उसके बाद इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या है कि एसेट जो सिचुएटेड है, जिसका कैपिटल एसेट जो है वो कहां पे है, वो है दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया। मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी है किसी की, अब वो यहां पे है, लेकिन जो ट्रांसफर का एग्रीमेंट है, मान लीजिए कि ट्रांसफर एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड और कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर, वो मान लीजिए अमेरिका में कर दिया गया, ब्रिटेन में कर दिया गया, तो एग्रीमेंट वहां हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी कहां पे है, कैपिटल एसेट कहां पे है, इंडिया में है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज्ड इन इंडिया माना जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि जो न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा तंग करेगा, वो आपको तंग करेंगी एक्सेप्शंस, इसी की एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस क्या है कि व्हेन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इज नॉट डीम्ड टू एक्रू इन अराइज इन इंडिया। जैसे यहां पे तो हमारे पास क्या था, इनकम्स कहां, सोर्स इंडिया में है, एसेट कहां पे है, एग्रीमेंट कहां पे हो रहा है, राइट्स कहां पे हैं, ये सारे इंडिया में है, लेकिन इनकम्स कहां रिसीव की जा रही थी, आउटसाइड इंडिया। अगर वो आउटसाइड इंडिया रिसीव की जा रही है तो हमने उसको क्या माना, इट इज डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया। तो उसी की एक्सेप्शन का मतलब है कि जो इनकम्स आपने बाहर रिसीव करी हैं तो उनको हम, और नॉन रेजिडेंट के द्वारा की गई है, उनको हम डीम टू एक्रू इन इंडिया
नहीं मानेंगे। तो वो जो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहली इनकम जो एक्सेप्शंस हैं आपके पास वो सो दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज इनकम not attributable to business operations in India। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी इनकम्स, कुछ ऐसी इनकम्स जो इंडिया में भी हुई और आउटसाइड इंडिया में हुई। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, जैसे टी का है, टी क्या किया गया, ग्रो कहां की गई, फॉरेन में। उसके बाद उसको प्रोसेस भी कहां किया गया, फॉरेन में। लेकिन सेल कहां की गई, इंडिया में। तो हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जब हम सेपरेशन करेंगे, उसको अपॉर्शनमेंट करेंगे। जो अपॉर्शनमेंट है, तो ये जो एक्टिविटी है, ये दोनों एक्टिविटी बाहर की हैं, इसको हम फिर नॉन रेजिडेंट ही मानेंगे। इसको हम ये नहीं मानेंगे कि इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड और अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया। नंबर 2, परचेज इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। ध्यान रखना, ये कौन कर रहा है परचेज, नॉन रेजिडेंट के द्वारा की होनी चाहिए। तब थर्ड वन इज कलेक्शन ऑफ न्यूज इन इंडिया। अब आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार बंधु जो हैं वो इंडिया में घूमे होते हैं। तो लेकिन इसके द्वारा क्या होगा, यहां पे जो पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है और वो एक न्यूज एजेंसी चला रहा है, ये मैगजीन चला रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, वो ट्रांसमिशन कर रहा है। लेकिन उसके जो न्यूज है उसकी ट्रांसमिशन कहां कर रहा है वो, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन इज मेड आउटसाइड इंडिया। तो उसको भी हम क्या करेंगे, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड एंड राइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। फोर्थ है आपके पास शूटिंग ऑफ फिल्म्स इन इंडिया। अब इंडिया में शूटिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में कौन है, इंडिविजुअल का मतलब है नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्म है, उसका जो पार्टनर है वो नॉन रेजिडेंट है। कंपनी है, वो कंपनी के जो पर्सन्स हैं वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। तो वो इंडिया में शूटिंग कर रहे हैं, तो किसके लिए आ रहे हैं, सिनेमाटोग्राफी के लिए आ रहे हैं, और वो नॉन रेजिडेंट है। तो उसकी इनकम को भी हम डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इंडिया नहीं मानेंगे। तो ये न्यूमेरिकल में आपको तंग करेंगे। अब उससे ज्यादा जो तंग करेगा आपको न्यूमेरिकल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। वो है सैलरीज अर्न्ड इन इंडिया। सैलरीज अर्न्ड इन इंडिया। देखिए, हम अभी तक क्या मानते आए कि अगर अगर आपने इनकम इंडिया में अर्न कर रही है, या इनकम जो है वो डीम टू बी अक्रूड एंड राइज इन इंडिया है, तो हम उसको इंडिया में ही माने जाते हैं। तो ये चाहे आप, इट मे बी रिलेटेड टू द प्रेजेंट और पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। दिस इज फॉर द पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने प्रेजेंट एम्प्लॉय के द्वारा या पास्ट एम्प्लॉय के द्वारा इंडिया में जो सर्विसेज दी गई हैं, और वो जो सर्विसेज आपके द्वारा दी गई हैं, और मान लीजिए कि आप बाहर सेटल हो जाते हैं, लेकिन आप रिटायर यहां से हुए, सर्विसेज आपने यहां पे दी हैं, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और पेंशन आपकी इनकम होती है। तो उस केस में ये माना जाएगा कि दिस इज द इनकम which is deemed to be accrued and arise in India because you have rendered the past services in India। और place of accrual receive यहां पे relevant नहीं है, यहां पे services relevant है। लेकिन मैं आपको इसकी भी एक कुछ एक्सेप्शंस बता देता हूं। वो कौन सी, वो है कि अगर आप पेंशन देते हैं किसको, सर्टन
सर्टन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को एंड जजेस को हु आर परमानेंटली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, तो परमानेंटली चले गए हैं वो, देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज इट इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया। अब इसके बाद में इसी की एक्सेप्शन एक और मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर वन इज सैलरीज टू, जरा ध्यान से देखिएगा, इंडियन सिटीजन इन गवर्नमेंट सर्विस वर्किंग अब्रॉड। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इंडिया से बाहर काम करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, चाहे वो एम्बेसडर्स हैं, चाहे कॉन्सुलेट्स हैं, चाहे वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले हैं। ठीक है जी, आईएफएस। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में जो सबसे टॉप पे होता है वो कहां चला जाता है, आईएफएस, उसके बाद आईएएस में जाता है। और ये सारे लोग जो हैं इंडिया के बिहाफ के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे वो एम्बेसी हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। लेकिन उनको सैलरी कहां से जाती है? सैलरी तो इंडिया से जाती है, लेकिन वो रिसीव कहां कर रहे हैं? डिफरेंट कंट्रीज में। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में ले रहा है, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि इनकम ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है तो इनकम इज डीम्ड टू बी एक्रूड एंड राइज इन इंडिया? नो, दिस इज एक्सेप्शन फॉर इट। तो आपने हमेशा ध्यान रखना, ये हम एग्जाम में होता है, सिर्फ सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है, उनको जो अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं वो सारे के सारे एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है जी, यहां देखो उल्टा आ गया ना, पास सर्विसेज दी, रिटायर हो गए और चले गए फॉरेन कंट्री में, और वहां पे वो रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोला, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज्ड इन इंडिया। लेकिन अगर हम रिटायर्ड और सिविल सर्वेंट्स और जजेस जो बाहर सेटल हो गए हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। यहां तक बात क्लियर है जी? अच्छा, एक और मैं आपसे यहां पे अब लास्ट में डिस्कस कर देता हूं जो आपको तंग करेगा। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, चाहे वो अब क्या है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है अब्रॉड, और पेबल भी कहां है, अब्रॉड है। ठीक है, वैसे तो होता क्या है, वुड नॉट बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, लेकिन अब यहां पे क्या है, कंपनीज एंड इंडियन कंपनी, सो दैट्स व्हाई इट इज टू बी टेकन हियर एज इनकम इज अर्न्ड एंड डीम्ड टू बी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। और जो आपके अलाउंसेस हैं वो सेक्शन 10, पहले सेक्शन 34 के अंदर जो थे एग्जम्प्ट थे, वो आपके अब क्या है वो हम आपसे बात डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो स्कोप, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, जिसको कि हमने सारी इनकम्स को पांच इनकम्स में डिवाइड किया, उसकी आगे जो इंटरप्रिटेशन है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कितनी हेल्पफुल है, ये थ्योरी हमने इसीलिए आपको डिटेल में डिस्कस करी कि जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो सके कि अब न्यूमेरिकल को कैसे हमने थ्योरेटिकल बेस के ऊपर सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्रैम नहीं करना है, हमने अंडरस्टैंड करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एक एप्लीकेशन बताएंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड करेंगे।